Hello kids, welcome to Neha's Fun Concepts. So today is the science class and our first chapter is My Body. तो किड्स पहले बताओ हमारी बॉडी क्या चीज है। हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है। जिस तरह से मशीन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो मशीन को काम करने में मदद करते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी भी एक मशीन है जिसके अंदर बहुत सारे पुर्जे हैं। पुर्जे का मतलब ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी काम करती है। अब आप पूछोगे ऑर्गन्स क्या होते हैं, राइट? तो ऑर्गन्स ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर जिसकी वजह से सिस्टम्स बनते हैं। ओके, अब आप पूछोगे सिस्टम क्या होता है। तो सिस्टम क्या होता है, जब कुछ ऑर्गन्स मिल जाते हैं तो उन्हें सिस्टम बोला जाता है। अब ऑर्गन आप ऐसे समझो जैसे हमारा पेट है, स्टमक है, वो एक ऑर्गन है। हमारी फूड पाइप और इसोफेगस वो हमारा एक ऑर्गन है, ठीक है। टंग, माउथ, इंटेस्टाइन, ये सारे हमारे ऑर्गन्स हैं। अब इन्होंने कंबाइन होकर सिस्टम कौन सा बनाया? डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसे ही एक ब्रीदिंग सिस्टम होता है, एक हमारा स्केलेटल सिस्टम होता है, यूरिनरी सिस्टम होता है। ये बहुत सारे सिस्टम्स ने मिलकर एक मशीन को तैयार किया जिसे हम ह्यूमन बॉडी कहते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स रीड। Our body works like a machine with the help of various organs present in it. हमारी बॉडी एक मशीन की तरह काम करती है। किसकी वजह से? वेरियस ऑर्गन्स की वजह से। हाईलाइट करेंगे हम डेफिनेशन ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स आर स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। ऑर्गन्स हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स हैं जो स्पेसिफिक फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हार्ट, आईज एंड स्टमक आर सम ऑफ द मैनी ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। बताओ हार्ट क्या काम करता है? हार्ट करता है पंपिंग ऑफ द ब्लड। आईज हेल्प अस टू सी, एवरीवन नोज। स्टमक में क्या जाता है? हमारा खाना, जो भी हम खाना खाते हैं, और वहां से हमारा अंदर जाके गैस्ट्रिक जूसेस मिक्स हो जाते हैं, डाइजेशन में इन्वॉल्व हो जाता है स्टमक, राइट? सो हमारे ऑर्गन्स भी दो तरह के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल ऑर्गन्स वो होते हैं जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं, लाइक हमारे आईज हैं, ईयर्स हैं, ओके। और इंटरनल ऑर्गन्स वो होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर है, जिन्हें हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे कि हार्ट, स्टमक। आप देख सकते हो किसी और बच्चे का या किसी और इंसान के हार्ट को ऐसे ही डायरेक्ट नहीं देख सकते ना, तो वो है इंटरनल ऑर्गन्स, ओके। आगे बढ़ते हैं। आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी सिस्टम्स। सिस्टम क्या होता है? अ सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट वर्क टुगेदर फॉर अ पर्टिकुलर फंक्शन। बहुत सारे ऑर्गन्स जब मिलकर एक ही काम को कर रहे होंगे तो उसे सिस्टम बोला जाता है। For example, we studied in class 4th that the mouth, the food pipe, the stomach and the intestines form the digestive system. ये हम 4th में पढ़ चुके हुए हैं। ये सारे organs मिलके digestive system को क्रिएट करते हैं। Similarly, the nose, windpipe and the lungs help us in breathing. अब breathing में कौन कौन इन्वॉल्व है? हमारा nose, mouth, windpipe, lungs, diaphragm. In this chapter, we shall study about the breathing system, the skeletal system and the sensory organs present in our body. तो चलो अब कंटिन्यू करते हैं हम ब्रीदिंग सिस्टम की तरफ। सो किड्स, अब हम पढ़ेंगे ब्रीदिंग सिस्टम। पहले ब्रीदिंग सिस्टम को समझते हैं। जैसे कि आप ये दो डायग्राम्स देख रहे हो, इसमें क्या दिखाया गया है? फर्स्ट प्रोसेस है इनहालेशन एंड द सेकेंड इज एक्सहालेशन। इनहेलेशन का क्या मतलब होता है? जब हम सांस को अंदर खींचते हैं। अब सांस को अंदर कैसे खींचते हैं? या तो नोज से खींचते हैं या फिर माउथ से खींचते हैं, ठीक है। तो इनहेलेशन प्रोसेस में क्या होता है? ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है फ्रॉम एयर, विंड पाइप से निकलती हुई ये चली जाती है लंग्स में, और जब लंग्स में ऑक्सीजन जाती है तो लंग्स फूलते हैं। जैसे कि आप बलून्स है, बलून्स के अंदर हवा भरते हो तो बलून फूल जाते हैं ना, इसी तरह से लंग्स हमारे फूल जाते हैं। और यहाँ पर एक डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम एक झिल्ली है या मेम्ब्रेन कह लो, ओके। तो फिर वो क्या होता है? वो नीचे की तरफ चला जाता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में चला जाता है।
डायफ्राम नीचे जाएगा तभी बॉडी के अंदर स्पेस बनेगी ना एयर को लाने के लिए। लंग्स फूल जाएंगे, डायफ्राम नीचे चला जाएगा, और जो हमारा रिब केज है, ये देखो आपको दिख रही है ना, ये हड्डियां होती हैं हमारे लंग्स को कवर करती हैं। जो रिब केज होता है वो ऊपर को उठता है। आप खुद देखना, आप लेटकर सांस लेना और अपनी चेस्ट पोर्शन को देखना, तो आप देखोगे जब भी हम सांस ले रहे हैं तो हमारी छाती फूल रही है, रिब केज ऊपर को उठ रहा है, और जब हम सांस को बाहर निकाल रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो रिब केज नीचे डाउनवर्ड हो जाता है। ओके, डायाफ्राम हमें बाहर से नहीं दिखेगा क्योंकि वो तो इंटरनल ऑर्गन है। डायाफ्राम हमारी चेस्ट और स्टमक को अलग अलग करता है, ठीक है, बीच में एक तरह से सेपरेशन है वो। तो इसका ऑपोजिट एक्सहेलेशन। एक्सहेलेशन में क्या होगा, हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में से बाहर निकालेंगे, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट है, और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं हमने अपनी बॉडी में से उनको बाहर निकालना होता है। वेस्ट प्रोडक्ट स्वेट भी हो सकता है, यूरिन भी हो सकता है, स्टूल भी हो सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी, राइट। तो जब हमने एक्सहेल करना है तब डायाफ्राम अपवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि उसने हवा को धक्का मारना है ना बाहर निकालने के लिए, तो डायाफ्राम अपवर्ड होगा। लंग्स श्रिंक होंगे, डायाफ्राम ऐसे ऊपर को होगा, ठीक है, लंग्स श्रिंक होंगे, और रिब केज ऐसे हो जाएगी नीचे डाउनवर्ड। ओके, तो इसकी वजह से हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नोज या माउथ के जरिए बाहर निकल जाएगी। ओके, so let's start reading. All living things take in oxygen and give out carbon dioxide. जितने भी लिविंग बींग्स हैं ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इसे ब्रीदिंग कहा गया है। अब अगर डेफिनेशन आ जाए ब्रीदिंग की तो आप क्या लिखोगे, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। The process of breathing takes place continuously without any rest in all the living beings. आप खाना खाना तो थोड़ी देर छोड़ सकते हो, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका तब कुछ टाइम के लिए रेस्ट ले सकता है जब तक आप फास्टिंग कर रहे हो, बट ब्रीदिंग तो हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली होती रहती है, चाहे हम सो रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे तो भी। तो ये प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग हमारी बॉडी में कंटिन्यूअसली होता रहता है। इफ दिस प्रोसेस स्टॉप्स फॉर मोर देन 2 minutes द लिविंग बीइंग कैन डाई। अगर 2 मिनट से ज्यादा टाइम हो जाए आपको सांस लिए हुए तो इसका मतलब यू आर इन डेंजर। बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू दिस। जैसे कई डाइवर्स होते हैं या फिर कई ऐसे स्विमर्स होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की होती है सांस रोकने की, है ना, तो वो पानी में जाके सांस को काफी देर तक रोक सकते हैं। या वैसे भी कई लोग होते हैं जिन्होंने प्रैक्टिस की होती है सांस रोकने की, तो फिर उनके लिए ये एक्सेप्शन है, मतलब दे कैन लिव फॉर मोर देन 2 minutes विदाउट ब्रीदिंग। ओके, विच पार्ट्स ऑफ योर बॉडी आर इन्वॉल्व व्हेन यू ब्रीथ। अब हम ब्रीदिंग सिस्टम के पार्ट्स को स्टडी करेंगे। लेट अस फाइंड आउट द एयर दैट वी ब्रीथ इन और इनहेल एंटर्स आवर बॉडी थ्रू द नेजल ओपनिंग्स ऑफ द नोज। अब नेजल ओपनिंग क्या होता है, हमारी नोज में जो 2 होल्स हैं उसको नेजल ओपनिंग बोलते हैं। ओके, जब भी हम ब्रीथ करते हैं, सांस को लेते हैं, छोड़ते हैं, तो हम इन्हीं नेजल ओपनिंग्स के थ्रू करते हैं। द नोज इज कनेक्टेड टू 2 balloon-like structures inside the body by a tube called the windpipe. अब जो नेजल ओपनिंग्स है किसके साथ जुड़ी हुई है, ये विंड पाइप के साथ, और विंड पाइप आगे किसके साथ जुड़ी हुई है, लंग्स के साथ। लंग्स को यहाँ पर बोला गया है बलून लाइक स्ट्रक्चर्स। द 2 balloon-like structures are called lungs. In the lungs, oxygen is taken up by the blood and the carbon dioxide is unloaded. जब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गई है इनहेल के बाद, तो फिर यहाँ पर ब्लड के अंदर ऑक्सीजन चली जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड को हम अपनी बॉडी में से बाहर निकालेंगे। दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज देन ड्राइवन आउट ऑफ द बॉडी और एक्सहेल्ड थ्रू द नोज। ओके, दिस पॉइंट इज क्लियर नाउ। कंटिन्यू टू नेक्स्ट पेज। द ऑक्सीजन rich blood from the lungs is circulated to all parts of our body. Blood also collects carbon dioxide from all parts of the body and brings it to the lungs.
अब हमने ये तो पढ़ लिया कि लंग्स के अंदर हमारी ऑक्सीजन ब्लड के अंदर जाके मिल जाती है, बट उसका फायदा क्या? उसका फायदा ये है कि हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको काम करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, एनर्जी की जरूरत होती है। अब उनके तक एनर्जी पहुंचेगी कैसे? कैसे पहुंचेगी? क्योंकि जो ब्लड ऑक्सीजन से भर गया हुआ है लंग्स के अंदर, वो सारी बॉडी के अंदर चला जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा, सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन मिल जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट मिला है वो ब्लड में ही आकर बाहर निकल जाएगी, राइट? We thus understand that during the breathing process, oxygen is consumed by the body. This helps different organs to get energy to perform different body functions. हमने अब समझ लिया कि ऑक्सीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर कंज्यूम होती है और वो ब्लड लेकर जाएगा सभी ऑर्गन्स के पास। Also, carbon dioxide is driven out of the body as a waste product. Our breathing system is always at work because we have to keep breathing all the time. तो ये सब हमने समझ ही लिया है। कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है, वो ब्लड के जरिए ब्लड में आ जाएगा और वो एक्सहेल्ड हो जाएगा, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइजेस लाइक रनिंग, वॉकिंग एंड प्लेइंग हेल्प टू कीप आवर बॉडी एंड अ ब्रीदिंग सिस्टम हेल्दी। अब हमने अपनी बॉडी को और ब्रीदिंग सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए फिजिकल एक्सरसाइजेस करनी होती हैं, जैसे कि रनिंग, वॉकिंग, प्लेइंग और योगाभ्यास एक्सेट्रा। Do you know box? The right lung is slightly larger than the left. लेफ्ट के कंपैरेटिवली जो राइट लंग होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है, राइट? अब ह्यूमन ब्रीदिंग सिस्टम के पार्ट्स एक बार फिर से दोहराएंगे। नोज, माउथ, विंड पाइप, लंग्स एंड डायाफ्राम। ओके, अब आप कहोगे माउथ कैसे? माउथ तो डाइजेस्टिव सिस्टम में था, बट माउथ यहाँ रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग सिस्टम में भी आएगा। क्यों? क्योंकि कई बार हम सांस मुंह से भी ले रहे होते हैं ना, जब पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रीदिंग सिस्टम। आई थिंक दिस ऑल इज क्लियर। सो शैल वी मूव टू स्केलेटल सिस्टम? यस, द नेक्स्ट वन इज द स्केलेटल सिस्टम। हमारी बॉडी में बोन्स ही ना हो, हड्डियां ही ना हो, तो हमारी बॉडी कैसी हो जाएगी? हमारी बॉडी एक तरह से सिलिकॉन की तरह या रबर, प्लास्टिक की तरह हो जाएगी, है ना। उसको कोई शेप ही नहीं होएगी और वो खड़ी भी नहीं रह पाएगी, सीधा कुछ कर ही नहीं पाएगी। तो हमारे शरीर को फ्रेमवर्क देने के लिए, उसको एक शेप, आकार देने के लिए हमारी बॉडी में बोन्स होती हैं। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो ये बोन्स 300 से ज्यादा होती हैं, और जैसे जैसे वो बच्चा ग्रो करके एडल्ट बनता जाता है तो कुछ बोन्स आपस में फ्यूज हो जाती हैं, मतलब आपस में जुड़ जाती हैं, और एडल्ट होते तक वो 206 बोन्स ही रह जाती हैं, ठीक है। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? आपने बॉलीवुड मूवीज में देखा है ना, 206 प्रकार की हड्डी होती है, 206 टाइप की हड्डी होती है इंसानी शरीर में, राइट? अब बताओ बोन्स बनी किस चीज से होती है? बोन्स बहुत ही हार्ड होती है, स्ट्रांग होती है। ये बनी होती है कैल्शियम, फास्फोरस और बहुत तरह के मिनरल से, ठीक है। अब आप कहोगे बोन तो बस एक जैसे कैल्शियम का टुकड़ा हो गया, पत्थर हो गया, है ना, ऐसा। बट नो, इट इज नॉट लाइक दैट। बोन्स भी हमारी लिविंग है। लिविंग कैसे है? क्योंकि जो हमारी बोन्स है ना, इनके साथ बहुत तरह के आके नर्व्स जुड़ी होती हैं, जैसे बहुत चैनल्स जुड़े होते हैं ब्लड वेसल्स के। तभी अगर आप सपोज करो, ये जैसे मेरी फिंगर है, अगर हम इसको ऐसे तोड़ देंगे झटका मार के, तो ये क्या हो जाएगी? बहुत पेन करेगी। अब पेन कैसे करेगी? पेन तो उसी चीज में होता है ना जो लिविंग है, जिसके साथ कुछ नर्व्स जुड़ी हुई है, जो हमें बता रही है कि हमारे ब्रेन को सिग्नल दे रही है कि हाँ हमारी उंगली टूट गई, है ना। तो बोन्स के साथ कुछ चीजें आके, कुछ नर्व्स आके जुड़ी होती है, जिससे हमें पता लगता है कि हमारी बोन को चोट पहुंची है या हर्ट हुआ है, तो हमें ब्रेन को सिग्नल पहुंचेगा कि हाँ यहाँ पर पेन हो रही है, राइट। सो अभी इतना ही रीड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। स्केलेटल सिस्टम मेक्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। बॉडी को शेप मिलती है। इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। शेप भी मिलती है और सपोर्ट भी मिलती है हमारी बॉडी को। द स्केलेटल फ्रेमवर्क ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इनर डेलिकेट ऑर्गन्स। और क्या फंक्शन है स्केलेटल सिस्टम का, कि जो हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स है ना, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, लीवर है, स्टमक है, इन सबको हड्डियों ने बचाया हुआ है। क्योंकि अगर हड्डियां ही नहीं होंगी तो अकेले मांस के
आर पार तो कुछ भी जा सकता है, तो इंटरनल ऑर्गन्स हमारे हर्ट हो सकते हैं, राइट। द स्केलेटल ऑफ एन adult human being is made up of 206 bones of different shapes and sizes. Bones are hard and strong structures. They are made up of calcium, phosphorus and some other minerals. Bones are living entities. Bones बहुत ही hard और strong होती है, कैल्शियम, मिनरल और फॉस्फोरस से ये बनी होती है, और ये लिविंग एंटिटीज हैं। लिविंग एंटिटीज कैसी हैं? बिकॉज दे हैव चैनल्स दैट कंटेन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स आके इनके साथ जुड़ती हैं। दे ऑल्सो हैव नर्व्स दैट आर नेसेसरी टू कीप देम अलाइव। उनके साथ आके नर्व्स भी जुड़ती हैं जो ब्रेन को सिग्नल देती हैं। दैट इज वाई वी फील पेन व्हेन एनी ऑफ आवर बोन्स गेट हर्ट। इसी वजह से हमारी बोन को जब भी चोट पहुंचे तो हमें पेन फील होती है। अब एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ मेजरिंग टेप, मेजर द लेंथ ऑफ द पार्ट ऑफ योर लेग बिटवीन द नी एंड द फीट। आपने अपने नी से लेकर नीचे पैर तक की लेंथ को नापना है। डू द सेम मेजरमेंट फॉर योर पेरेंट, और अपने पेरेंट, मम्मा पापा, किसी की भी सेम यही एक्ट करना है। ओके, इज द लेंथ ऑफ दिस लेग पार्ट सेम? क्या आपकी लेग और मम्मा की लेग या पापा की लेग के साथ मैचिंग हो रही है? बोन्स इंक्रीज इन लेंथ एंड साइज अप टू अ सर्टेन एज। नहीं होगी, आपका छोटा होगा अगर आपकी हाइट बहुत ज्यादा लंबी नहीं है, मम्मा या पापा का लंबा होगा, है ना। क्यों ऐसे होते हैं? क्योंकि आप छोटे हो भी और मम्मा पापा आपसे एज में बड़े हैं। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी बोन्स की लेंथ और साइज भी इंक्रीज होता जाता है। बट अप टू अ सर्टेन एज, एडल्ट होने के बाद से 20-21 ईयर्स के बाद आपकी बोन्स में इतनी ज्यादा लेंथ और साइज में फर्क नहीं आएगा। ओके, सो नाउ कंटिन्यू टू नेक्स्ट पेज। सो किड्स, फर्स्ट सी दिस डायग्राम। ये पूरा एक स्केलेटन है। ओके, इसको हम बोलते हैं स्केलेटन। अब स्केलेटन में पार्ट्स कौन कौन से होते हैं मेन, जो हमारे स्केलेटल सिस्टम को बनाते हैं? फर्स्ट इज स्कल, जिसको हम खोपड़ी भी बोलते हैं, ठीक है। सेकंड इज द रिब केज। रिब केज क्या होता है? जो हमारी चेस्ट के ऊपर एक हड्डियों का जंजाल सा होता है, राइट। इसका काम क्या होता है? हमारी लंग्स को, हार्ट को कवर करना, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स को हार्म ना पहुंच सके। नेक्स्ट इज द बैकबोन। ये पीठ में होता है, ये आपको दिख रही है ना पीछे, बैकबोन। ये 33 इसमें मनके होते हैं। मनके क्या होते हैं? जो ये छोटी छोटी हड्डियां हैं ना, ये देखो ऐसे से स्क्वायर, ये 33 हड्डियां होती हैं और ये जुड़ के वर्टिब्रे बनाती हैं, बैकबोन बनाती हैं। एंड द फोर्थ पार्ट इज द लिम्स। लिम्स हमने किसको बोलना है? अपनी आर्म्स और लेग्स को, ठीक है। अब सबसे लंबी जो बोन्स होती है, जो लॉन्ग बोन्स होती है, वो कहाँ पर होती है? हमारी थाई एरिया में। थाई इस पोर्शन को बोलते हैं, अबव नी, या फिर हमारी आर्म्स में। जो लॉन्ग बोन होती है ना, उसमें एक चीज होती है बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है? जैसे सपोज ये हमारी बोन है ना, तो बोन में ना कुछ पोर्शन यहाँ पे जैसे हार्ड है, ये सारा हार्ड पोर्शन है, बट यहाँ पे ना कुछ प्लाज्मा होएगा। प्लाज्मा का मतलब एक सॉफ्ट मटेरियल होगा। यहाँ पे इसका क्या काम होता है? इसको हम बोलेंगे बोन मैरो। बोन मैरो, यहां पर हमारे ब्लड सेल्स बनते हैं। बोन है, बोन मोस्टली हॉलो होती है, ये हॉलो है, यहाँ पे कंपैक्ट है, मतलब स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। बीच में कहीं पर होलो होगी, ठीक है, खाली जगह होगी। खाली जगह में प्लाज्मा होगा, जिसको हम बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो में बनते हैं ब्लड सेल्स, राइट। बोन मैरो को हम फैक्ट्री फॉर द ब्लड सेल्स भी बोल सकते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इतना रीड करेंगे। द लॉन्ग बोन्स लाइक द थाई बोन एंड द आर्म बोन आर हॉलो फ्रॉम इनसाइड। लॉन्ग बोन जो हमारे थाई पोर्शन में है या आर्म पोर्शन में है, ये अंदर से खोखली होती हैं। दिस हॉलो स्पेस इज फिल्ड विथ सेल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल्स नोन एज द बोन मैरो। ये होलो पोर्शन के अंदर सेल या सॉफ्ट मटेरियल होता है, जिसको हम बोन मैरो बोलते हैं। सारी हड्डियों में नहीं होता, लॉन्ग बोन्स में ही होता है। ब्लड सेल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इनसाइड द बोन मैरो। ये बोन मैरो के अंदर हमारे ब्लड सेल्स
प्रोड्यूस होते हैं। देयरफॉर बोन मैरो इज नोन एज द फैक्ट्री फॉर मेकिंग द ब्लड सेल्स, इसीलिए इसको फैक्ट्री बोला जाता है ब्लड सेल्स बनाने वाली। Let us study about our skeletal system in some more detail. The main parts of the skeletal system are, अभी मैंने आपको बताया, skull, backbone, rib cage, limbs. अब हमने इनको डिटेल में पढ़ना है। Yes, the first one is skull. ये देखो skull इसको बोलते हैं, खोपड़ी को बोलते हैं। ये इसका साइड व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। जैसे कि आपको दिख ही रहा है, इसमें फ्लैट बोन्स है ना, यहाँ पे चपटी बोन्स होती हैं स्कल के अंदर। यहाँ पे देखो ये चपटी बोन्स है, फ्लैट बोन्स है। 8 फ्लैट बोन्स होती हैं जो फ्यूज होकर आपस में मिलकर स्कल को बनाती हैं। अब स्कल का क्या काम है, स्कल के अंदर क्या होता है, खोपड़ी के अंदर क्या होता है, सिर में हमारे ब्रेन होता है ना, और ब्रेन हमारी बॉडी का सबसे ज्यादा डेलिकेट ऑर्गन है। तो एक मेन पार्ट ये देखो कि ये जो जॉ एरिया है ना, ये भी स्कल के अंदर ही आता है, जो हमारे दांत वाला जबाड़ा जिसको बोलते हैं। ये होता है अपर जॉ और ये होता है लोअर जॉ। जब भी हम कुछ बोलें, खाना खाएं, है ना, तो हमारा लोअर जॉ ही हिलता है। अभी आप बोल के देखो तो आपका लोअर जॉ, नीचे वाला ही पोर्शन हिल रहा है, ऊपर वाला एक जगह पे फिक्स्ड रहता है। अब स्कल के साथ ही ना पीछे से, अभी देखो हमने डायग्राम में देखा था ना, स्कल के साथ ही पीछे से बैकबोन जुड़ी होती है, वर्टिब्रे कॉलम जुड़ा होता है, राइट। इतना सबको समझ में आ गया ना। तो चलो अब इसकी रीडिंग करते हैं स्कल की। इट इज मेड अप ऑफ 8 फ्लैट बोन्स, दे आर क्लोजली फ्यूज टूगेदर। स्कल के अंदर 8 फ्लैट बोन्स होती है जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं। द स्कल इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, डेट इज द ब्रेन। हमारी बॉडी के लिए स्कल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने हमारे ब्रेन को कवर किया हुआ है, बचाया हुआ है। कंटिन्यू टू नेक्स्ट पेज। देयर आर 2 जॉज, अपर एंड लोअर। हमारे स्कल के अंदर 2 जॉज होते हैं, 2 जबाड़े होते हैं, अपर और लोअर। द लोअर जॉ इज मूवेबल, नीचे वाले को हम हिला सकते हैं, बल्कि ऊपर वाला फिक्स्ड होता है। द मूवमेंट ऑफ लोअर जॉ हेल्प अस टू ईट, टॉक और लाफ। जब भी हम खाना खाएं, बोलने या हंसे, कुछ भी करें, देन हमारा लोअर जॉ ही मूव होता है। आई थिंक दिस इज ऑल्सो क्लियर ना, द स्कल। नाउ अब हम पढ़ेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ द स्केलेटल सिस्टम, दैट इज द बैकबोन। द बैकबोन, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में ही दिख रहा है, बैकबोन के अंदर 33, काउंट करोगे ना इसको, ये 33 होने चाहिए, ठीक है। 30 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं जिनको हम वर्टिब्रे बोलते हैं। आपस में जुड़ के ये वर्टिब्रल कॉलम को बनाती है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, इसके अंदर होती है हमारी स्पाइनल कॉर्ड, इसने स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किया होता है, ओके। और ये ऊपर से हमारे स्कल के साथ जाके जुड़ी होती है और नीचे से हमारा हिप्स के साथ आके जुड़ी होती है। अब किसी ने ये सोचा कि ये छोटी छोटी हड्डियां क्यों आपस में, 33 हड्डियां क्यों आपस में जुड़ी हुई है, सिंगल एक लाइन भी तो हो सकती थी ना, सपोज ऐसे भी तो हो सकती थी ना, एक ही बोन। तो इसका ये फायदा है क्योंकि ये तो फिर ऐसे स्टिक की तरह बंदा खड़ा रहता है ना, इससे क्या फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। कोई चीज नीचे गिर गई, आपने नीचे झुकना है तो आप झुक सकते हो, ये उसके साथ साथ ही ऐसे मूव हो सकती है। स्टिक को मूव करते हुए देखे कभी? नहीं, वो तो फिर ऐसे करके ब्रेक ही हो जाएगी, है ना। आपने डांस करना है तो भी ये मूव हो रही है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ओके। सो लेट्स रीड। द बैकबोन इज कनेक्टेड टू द स्कल। हमारी जो बैकबोन है वो स्कल के साथ जुड़ी होती है। It is made up of 33 small bones called the vertebrae. 33 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं इसके अंदर जिनको vertebrae बोला जाता है। These small bones taken together make a strong vertebral column. ये हड्डियां जुड़ के vertebral column को बनाती हैं। It protects the spinal cord. और इसने किसको प्रोटेक्ट किया होता है? स्पाइनल कॉर्ड को। स्कल ने किसको प्रोटेक्ट किया था? ब्रेन को। और बैकबोन किसको प्रोटेक्ट कर रही है? स्पाइनल कॉर्ड को। ऐसे एक पूरी नर्व आ रही होती है नीचे से। These small bones give flexibility to our back.
ये जो बैकबोन है ये हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी दे रही है, मतलब लचीलापन दे रही है। वट वुड हैपन इफ अर बैकबोन वॉज मेड ऑफ जस्ट वन स्ट्रेट बोन? क्या होता अगर हमारी बैकबोन सिर्फ एक बोन से बनी होती है, एक लंबी बोन से बनी होती, तो क्या होता, हम मूव ही ना कर पाते, हम या तो सीधा चलते या सीधा लेटते, है ना। डू यू नो humans and giraffes have the same number of bones in their neck, that is 7. Giraffes neck vertebrae are however much longer. इंसानों में और जिराफ में हड्डियां नेक की सेम होती हैं, सेम नंबर होती हैं 7। बस ये फर्क है कि जो जिराफ की जो हड्डियां होती है नेक की ये छोटे छोटे वर्टिब्रे होते हैं ना, जैसे ये हमारी नेक है, तो पीछे से ये जो हड्डियां आ रही है हमारे नेक पोर्शन में, जो ये मन के आ रही हैं, जिराफ के ये ज्यादा बड़े होते हैं। ये हमारे जो वर्टिब्रे है ना, इनको हम मन के भी बोलते हैं। आपने सुना होगा बड़ों को बातें करते, हमारा मन का हिल गया, है ना, कुछ ऐसे, तो इनको मन के भी बोला जाता है। द थर्ड पार्ट इज रिब केज। सो सी द डायग्राम, ये है हमारी रिब केज, ओके, जिसको पिंजरा भी बोल देते हैं, है ना। अब इसका क्या फायदा है, इसके अंदर कौन से ऑर्गन्स होते हैं, लंग्स एंड हार्ट, जिसको इसने बचाया हुआ है। आप देख ही सकते हो ये बोन्स किस तरह की है, कर्व्ड बोन्स है ना, ऐसे मूव हुई है। पीछे से बैक से ये जुड़ी होती है वर्टिब्रे कॉलम के साथ, बैकबोन के साथ, और फ्रंट से ये किस में आके जुड़ रही है, इसके साथ ब्रेस्ट बोन जिसको बोलते हैं, ओके। दीज आर द रिब्स, पीछे से ये जुड़ी होती है बैकबोन के साथ, और आगे फ्रंट पोर्शन चेस्ट एरिया में ये जुड़ी होती है ब्रेस्ट बोन के साथ। टोटल कितनी ये होती है रिब्स, 24 या फिर 12 पेयर ऑफ रिब्स होती हैं। इनमें से जो लास्ट 2 पेयर ऑफ बोन्स हैं, राइट, रिब्स की, उनको हम फ्लोटिंग रिब्स भी कहते हैं। फ्लोटिंग क्यों, क्योंकि देखो फ्लोटिंग का क्या मतलब होता है, हवा में तैरना, है ना। ये हवा में कैसे तैर रही है, क्योंकि ये पीछे से स्पाइनल कॉर्ड बैकबोन के साथ तो जुड़ी हुई हैं, बट आगे से ब्रेस्ट बोन के साथ नहीं जुड़ी हुई, ये सिर्फ पीछे ही है, ये वाली 2 पेयर्स। So let's start the rib cage. There are 12 pair of ribs forming a cage. इन्होंने एक पिंजरा बनाया हुआ है around delicate organs like the heart and the lungs. इनके अंदर delicate organs क्या है, 2 balloon like structure जिनको lungs बोलते हैं, और heart को। These are curved bones joined to the backbone and the breastbone. ये curved bones हैं जो पीछे backbone के साथ जुड़ी हुई हैं और आगे breastbone के साथ। The last 2 pairs of ribs are called floating ribs. ये जो 2 पेयर हैं इनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं। दिस इज बिकॉज दे आर कनेक्टेड टू द बैकबोन ओनली एंड नॉट टू द ब्रेस्ट बोन, क्योंकि ये पीछे बैकबोन के साथ जुड़ी हुई है बट आगे से ब्रेस्ट बोन के साथ जुड़ी नहीं हुई। अब हमने पहले पढ़ा स्कल, देन बैकबोन, देन रिब केज, अब लास्ट है लिम्स। इसके साथ ही हमारा स्केलेटल सिस्टम खत्म हो जाएगा। लिम्स में हमने 2 चीजों को कवर करना है, फर्स्ट इज आर्म्स एंड द सेकेंड इज द लेग्स, ओके। अब आर्म्स में देखो, आर्म्स में क्या होता है, हमारी बैकबोन के साथ आर्म कैसे ज्वाइंट है, डायरेक्टली तो ये ज्वाइंट नहीं है ना हमारी आर्म बैकबोन के साथ, तो ये कैसे ज्वाइन हुई होती है, इसको देखो ध्यान से। ये जो है कॉलर बोन, हमारी नेक के नीचे जो बोन आ रही है ना, इसको हम बोलते हैं कॉलर बोन। कॉलर बोन से अटैच हुई होती है, प्लस शोल्डर गिर्डल्स, शोल्डर की जो हड्डी होती है उसके साथ ये आर्म्स जुड़ी होती है, इनडायरेक्टली जाके ये बैकबोन के साथ जुड़ती है। अब जो आर्म है इसमें जो अपर पोर्शन है ये तो 1 बोन होती है, बट जो लोअर पोर्शन है इनमें 2 बोन्स होती हैं, ओके। और जो हाथ होते हैं, हाथ में छोटी छोटी बहुत सारी बोन्स होती है, तभी हम हाथ को ऐसे मूव कर पाते हैं, है ना, मोड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अगर सिंपल ऐसी ही होती, सिंपल स्ट्रेट लाइन होती बोन्स की, तो हमारा हाथ ऐसे ही रहता है ना, ऐसे मुड़ ही ना पाता। सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस। द लिम्स, द फोर लिम्स और द आर्म्स। आर्म्स का दूसरा नाम क्या है, फोर लिम्स, और लेग्स का क्या होगा, हाइंड लिम्स। The forelimbs are joined to the spine by the shoulder girdles and collar bone. अभी मैंने आपको बताया ना कि शोल्डर के गिर्डल्स और कॉलर बोन के साथ अटैच हुई होती है आर्म्स, इनडायरेक्टली जाके वो बैकबोन के साथ ज्वाइंट हो गई।
The upper arm has only one bone, but the lower arm has two bones. The hand has many small bones in the palm and the fingers. जो अपर आर्म है उसमें एक ही बोन होती है, लोअर आर्म में 2 बोन्स होती है और हैंड में छोटी छोटी बोन्स होती है. The hind limbs, that is the legs, bear the weight of the whole body. ओके, पहले अब हम हाइंड लिम्स को समझते हैं. सो सी, दिस वॉज द फोर लिम्ब, है ना. हमने अभी पढ़ा अपर आर्म में 1 बोन, लोअर आर्म में 2 बोन्स और हैंड में बहुत सारी छोटी छोटी बोन्स. ज्वाइन कैसी हुई हुई है, ये है हमारा कॉलर बोन और जो ये है शोल्डर गिर्डल. अपर आर्म में 1 बोन, लोअर में 2 बोन्स और यहाँ पे मैनी बोन्स, प्लस ये है हमारा एल्बो पोर्शन, ठीक है, कूनी जिसको बोलते हैं. नाउ द टर्न इज ऑफ द हाइंड लिम्स. सी किड्स, हाइंड लिम्स में भी सेम वही चीज है. ये जो अपर लेग है ना, अपर पोर्शन ऑफ द लेग है, इसमें 1 बोन है. जो लोअर पोर्शन ऑफ द लेग है इसमें 2 बोन्स हैं. अपर वाली जो ये है थाई बोन बोलते हैं इसको, या फिर हम इसको बोल देते हैं फेमूर. ये हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, राइट. और जो हमारा फुट पोर्शन है ना, इसमें टोज हैं जिसमें इसमें मैनी बोन्स होती हैं छोटी छोटी. अब हमारी लेग हमारी बॉडी के अंदर कैसे जुड़ी होती है, इस पोर्शन के साथ. जैसे वो था शोल्डर गिर्डल, इसको हम बोलेंगे हिप गिर्डल, राइट. दिस वॉज द फोर लिम्ब, दिस इज द हाइंड लिम्ब. हाइंड लिम्ब में अपर पोर्शन जो है वो थाई बोन है जिसको हम फेमूर भी बोलते हैं. इसमें 1 बोन होती है. जो लोअर पोर्शन ऑफ द लेग है इसमें 2 बोन्स होती हैं और पैरों में मैनी बोन्स होती हैं. ज्वाइन कैसे हुई हुई है, थ्रू द हिप गिर्डल, राइट. सो लेट्स स्टार्ट. द हाइंड लिम्स, दैट इज द लेग्स, bear the weight of the whole body. पूरी बॉडी के भार को उठाती है ना हमारी लेग्स. The upper part of the hind limb is made up of the longest bone in our body. जो हमारी लेग का अपर पार्ट है वो लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी का, जिसको हम फेमूर बोलते हैं. दिस बोन इज कॉल्ड फेमूर. द फेमूर और द थाई बोन फिट्स इनटू द हिप गिर्डल. ये किस में जाके लॉक हुई होती है, हिप गिर्डल के अंदर. The femur is connected to the lower 2 bones of the leg at the knee. और जो फेमूर है ये लोअर बोन के साथ कहाँ पे अटैच हुई होती है, नी पॉइंट पे. जैसे हमारी बाजू में एल्बो पॉइंट होता है तो लेग्स में क्या होता है, नी पॉइंट, जहां से वो ऐसे से मूव हो सके. There are many small bones in the ankle and the toe region. हमारे एंकल में, एंकल क्या होता है, हमारी जो पैर की साइड होती है ना, एंकल में हमारे पैरों की उंगलियों में बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियां होती हैं. तो आपने लॉन्गेस्ट बोन तो पढ़ लिया ना, कौन सा होता है, थाई बोन. तो डू यू नो बॉक्स में आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी इज द स्टिरअप बोन स्टेप्स इन द ईयर विच मेजर्स जस्ट 1/4 ऑफ अ सेंटीमीटर. लॉन्गेस्ट बोन है ये, तो स्मॉलेस्ट बोन क्या है, स्टिरअप, जो हमारे कान के अंदर पाई जाती है और ये 1/4 ऑफ अ सेंटीमीटर है. बिल्कुल इतनी सी पिद्दू सी होती है ये बोन. आई थिंक दिस इज क्लियर इनफ. सो दिस इज इनफ फॉर टूडेज वीडियो. सो वी हैव कवर्ड द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ माई बॉडी, द रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग सिस्टम and the skeletal system. In the next video we will try to cover the joints, right, and the kinds of the joints. So stay tuned for the next video too. If you want to get some informative knowledge, do subscribe my channel and share also. Press the bell icon, press the like button. Stay tuned. Thank you. Bye bye.